अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। क्लास 12 आगा खान बोर्ड पास पेपर वीडियो सॉल्विंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 2015 का सब्जेक्टिव पास पेपर। चलाइए स्टार्ट करते हैं। ओके जी, पहला पहला आपके पास है फाइंड द इनवर्स फंक्शन। सादा अल्फाज में इनवर्स फंक्शन का मतलब ये होगा, आपके पास एक फंक्शन, ये बेसिकली y इन टर्म ऑफ एक्स लिखा हुआ है। अगर मैं अलजबरा से सॉल्व करूं, डेफिनेटली इसकी डोमेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। तो हमें क्या करना होगा, हमें रिवर्स करना होगा, एक्स इन टर्म ऑफ वाई लिखना होगा। तो वो कैसे होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस बी, बी को वहां शिफ्ट कर देंगे तो वाई स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू एक्स। अच्छा, ये मैंने इसका इन्वर्स निकाल लिया। और इन्वर्स फंक्शन को लिखने का तरीका, एफ इनवर्स ऑफ एक्स, ये वेरिएबल चेंज कर दूंगा, वाई स्क्वायर की जगह ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कांस्टेंट वैसे ही रहेगा। ये मैंने इन्वर्स निकाल लिया। अच्छा, नोटिस कीजिए यहाँ पर डोमेन इसने ऑलरेडी दी दी है। आल्सो फाइंड द डोमेन और रेंज, यानी इस फंक्शन की डोमेन जो होगी वो इस फंक्शन की रेंज होगी। यानी इन्वर्स फंक्शन में क्या होता है, जो डोमेन होती है वो दूसरे यानी इनवर्स फंक्शन की रेंज होती है, और जो रेंज होती है इसकी डोमेन होती है आपके पास। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसने दिया है डोमेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो डोमेन तो दी है इसने इस फंक्शन की, मगर इस फंक्शन की रेंज नहीं दी है। तो रेंज जब हम वैल्यूज पुट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल बी या बी से बड़ी वैल्यूज, अगर मैं बी पुट करता हूँ तो देखिए रेंज आपके पास क्या बन रही है, माइनस। बी पुट करता हूँ बी माइनस बी, तो ये आपके पास बेसिकली 0 आ जाएगा। और फिर जब भी मैं बी से कोई अलग वैल्यू पुट करूंगा तो डेफिनेटली ये आपके पास ग्रेटर देन बी, जैसे ये कह रहा है, कोई बी से बड़ी वैल्यू पुट करूंगा तो हमारे पास क्या होगा, हमारा आंसर जो है नेगेटिव एक नंबर आ रहा होगा। तो आप नोटिस करें, ये नेगेटिव साइड पे, यानी ये 0 से स्टार्ट होगा। अगर मैं इसको नंबर लाइन पे दिखाऊं, ये 0 से स्टार्ट होगा और ये नेगेटिव साइड पर जाता जाएगा। जो जो इसकी रेंज होगी, हमारे पास इस फंक्शन की रेंज होगी, उसको हम लिख सकते हैं, 0 से स्टार्ट होगा, सॉरी पहले मुझे नेगेटिव वैल्यू रखनी है, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक अब होगी। ये इसकी रेंज होगी और डोमेन इसने गिविंग दी हुई है। जो इनवर्स फंक्शन होता है, इनवर्स फंक्शन में उल्टा हो जाता है, जो रेंज होती है वो डोमेन हो जाती है। इसका मतलब इसकी डोमेन क्या होगी इनवर्स फंक्शन की, वो होगी माइनस इन्फिनिटी से 0। और जो रेंज होगी आपके पास वो होगी हमारे पास, इसको ऐसे लिख लें बेशक एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू बी, या ऐसे लिख रहे हैं बी और इन्फिनिटी, एक ही बात है। यानी इसको भी मैं लिख सकता हूँ किस फॉर्म में, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स लेस देन इक्वल टू 0, सॉरी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और ये एक्स नहीं होगा क्योंकि रेंज है ना, ये एफ ऑफ एक्स होगा। ये रेंज है तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स होगा, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू बी, या आपको लिख सकते हो इसको बी कॉमा इंफिनिटी। तो ये डोमेन हो गई, ये रेंज होगी। ये इंटरेस्टिंग सा है, अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो आई विल गिव यू अ बेटर नॉलेज, और नॉलेज आप लें तो मैं इसको और अच्छा पिक्चराइज कर सकता हूँ, जिसमें डोमेन और रेंज को मैं और अच्छी तरीके से अंदाज में दिखा सकता हूँ। तो जनाब ये देखें, जो इसका ग्राफ होगा स्क्वायर रूट फंक्शन का, अगर सिंपल y इज इक्वल टू रेडिकल एक्स होता है। बेसिक फंक्शन पहला चैप्टर बहुत जरूरी है समझने का, वो बहुत जरूरी है समझना। तो इसका ग्राफ अगर खाली रेडिकल एक्स होता तो कैसे बनता है, कि ऐसे बनता है आपके पास ग्राफ इसका। पर आपके पास क्या है, रेडिकल एक्स माइनस बी, इसका मतलब ये बी यूनिट आगे मूव करेगा। यानी ये क्या होगा, अगर नेगेटिव होगा तो आगे मूव करेगा, अगर एक्स प्लस बी होता तो लेफ्ट साइड पे मूव करता, अगर एक्स माइनस बी है तो राइट साइड पे मूव करेगा। तो ये बी यूनिट से मूव करेगा, यानी ये बी यूनिट फर्स्ट करते हैं, ये हमारे पास क्या है, बी कॉमा 0 है। ये बी यूनिट से ऐसे मूव करता आपके पास, और क्योंकि इसके साथ माइनस है दोस्त, तो माइनस क्या करेगी, इसको एग्जैक्टली
ठीक है, ये मैंने जो ग्राफ प्लॉट किया, ये किसका प्लॉट किया, ये मैंने इसका प्लॉट किया, एक्स माइनस बी। हालांकि क्वेश्चन की डिमांड ये नहीं है, मैं फिर भी आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि चीजें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए, बेहतर आपके पास होता है वर्किंग में। तो जनाब, ये हमारे पास नीचे साइड से होगा, मतलब ये ऐसे मूव करेगा, ये इसका एक्चुअली ग्राफ होगा। और आप नोटिस करें, ग्राफ में मैं बता चुका हूं, ये फंक्शन का ग्राफ है, यानी ये क्या किसका ग्राफ है, ये फंक्शन का ग्राफ है आपके पास एफ ऑफ एक्स का। तो आप नोटिस कर सकते हैं कितना एक्स एक्सिस कवर कर रहा है, ये एक्स एक्सिस कवर कर रहा है ये, यानी ये एक्स एक्सिस कवर कर रहा है, ऐसे आगे जा रहा है। लेट मी शो यू बाय एरो, वो ज्यादा अच्छा होगा। ये ऐसे एक्स एक्सिस कवर कर रहा है, इसका मतलब ये बी से स्टार्ट होगा और फिर चलता जाएगा। जैसे इसने क्या लिखा था, एक्स ग्रेटर इक्वल 0, इसको ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, आपकी मर्जी है जो भी लिखें। और कितना वाई एक्सिस कवर कर रहा है, ये देख सकते हैं आपके वाई एक्सिस ये नीचे जाता जा रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये वाई एक्सिस में नीचे जाता जा रहा है। जैसे मैंने आपको लिख के दिया यहाँ पर, ये वाई एक्सिस में होगा माइनस इन्फिनिटी से बी तक, या एक्स, बल्कि एफ ऑफ एक्स, क्योंकि ये फंक्शन है, ये रेंज है, एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू बी होगा। तो ये तो फंक्शन की है, और रिवर्स का मैं आइडिया दे चुका हूँ। रिवर्स में जब जो डोमेन होता है वो रेंज हो जाता है, और जो रेंज होती है वो डोमेन हो जाती है। तो उसका ग्राफ प्लॉट करना भी कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस बी, मैं इसी ग्राफ में उसका भी प्लॉट करता हूँ। कुछ चीज़ों को मैं क्लियर कर लेता हूँ और एक मजे की रिलेशन भी डेवलप करता हूँ। ये मैं मिटा रहा हूँ चीजें, और मैं एक और ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ उसका इनवर्स का ग्राफ। ये किसका ग्राफ है, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। ठीक है, इनवर्स का ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2। भाई अगर एक्स स्क्वायर होता तो खाली ये प्लॉट होता। ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी है तो इसका मतलब बी यूनिट वो आपके पास ऊपर गया है, बी यूनिट आपके पास वो ऊपर गया है। तो एग्जैक्टली बी यूनिट मुझे इसको ऊपर लेके जाना होगा। तो ये अगर मेरा बी है तो ये बेसिकली कहाँ से स्टार्ट होगा, ये ऐसे स्टार्ट होगा। और इंटरेस्टिंग चीज दोस्तों, क्योंकि इसके ग्राफ में, जैसे ये ग्राफ आपके पास है, इसकी डोमेन हमारे पास क्या है, 0 से माइनस इन्फिनिटी, यानी 0 से माइनस इन्फिनिटी। इसका बेसिकली ये दो पेयर बनेंगे। लेट मी गिव यू ये दूसरा पेयर, क्योंकि इसकी डोमेन आपके पास है 0 से इन्फिनिटी, मतलब वो सिर्फ ये वाला पोर्शन रखेगा। तो इसका मतलब ये है कि वो ये वाला पोर्शन रखेगा ही। और जनाब, जो खासियत मैं दिखाना चाह रहा हूँ, y इज इक्वल टू एक्स, इसकी लाइन ऑफ साइमेट्री होती है। लाइन ऑफ साइमेट्री का मतलब मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ, आई नो क्वेश्चन तो कब का खत्म हो गया है, पर मैं चाह रहा हूँ कि आप चीजों को थोड़ा सा बेहतर समझें। b कॉमा 0 है, और ये देखें ये हमारे पास क्या है, 0 कॉमा बी है। लाइन ऑफ साइमेट्री क्या होती है, बेसिकली अगर स्ट्रेट बनाएंगे तो इस डिस्टेंस पे एग्जैक्टली और इस डिस्टेंस में उल्टे पॉइंट्स आपके पास होंगे। अगर ये b कॉमा 0 होगा तो ये 0 कॉमा बी होगा। ऐसे दूसरे पॉइंट भी इसके सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि मैंने एक्चुअल कोई ग्राफ बनाया नहीं है। तो जो दूसरे पॉइंट्स होंगे वो भी, लेट मी मेक इट फोर, यानी अगर यहाँ कोई पॉइंट होगा और यहाँ कोई पॉइंट इससे मीट करेगा तो वो भी उल्टा पॉइंट आपके पास होगा। यानी b कॉमा 0, 0 कॉमा बी, अगर वहां पर कोई पॉइंट होगा तो यहाँ उसका रिवर्स पॉइंट आपके पास होगा। उम्मीद करता हूँ मैंने अपनी बात समझाई है आपको। आंसर तो मैं बहुत पहले इसका निकाल चुका था। चलो जी, आगे मूव कर जाते हैं। ओके, थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा आपके पास। भाई सेक का डेरिवेटिव लेना है यार, ये ऐसे लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है। इसको बेहतर है मैं ऐसे लिख के दिखाता हूँ। ये ऐसे लिखा हुआ है, ए सेक ए थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर। और ये वाई कैसे लिखा हुआ आपके पास, बी टेन ए थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर। और जनरल फार्मूला देख लो भाई, अगर आपके पास कोई फंक्शन हो, उसके ऊपर पावर हो,
डेरिवेटिव ले रहे हो तो क्या करो, n पहले ले आओ और n में एक माइनस कर दो, फिर जो अंदर भाई साहब है ना उसका भी डेरिवेटिव ले लो। ये जनरल फार्मूला है। तो देखें, अब मुझे डेरिवेटिव लेना है डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा। मुझे क्या करना है, मुझे एक चीज प्रूव करनी है, वो कर लेते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो डी एक्स प्लस डी थीटा किसके बराबर होगा, ए मैंने वैसे रखा, टू पहले आएगा। और जैसे देखें फंक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, टू में एक माइनस कर रहा हूँ। अब अंदर का डेरिवेटिव दोस्तों फार्मूला शीट में लिखा हुआ है, सेक का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टेन एक्स। सेक का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टेन एक्स। और फिर इसके अंदर का डेरिवेटिव होगा जो नॉर्मल स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, सेक एक्स टेन एक्स। तो फिर ए थीटा प्लस वन का यानी इसके अंदर का डेरिवेटिव जो है ए थीटा प्लस वन, वो सिंपली ए होगा। अच्छा ये भी मिस्टेक करते हैं दोस्त, इसका अलग डेरिवेटिव निकालते हैं, इसका अलग डेरिवेटिव। यार मैं इसका डेरिवेटिव नहीं निकाल रहा होता हूँ, मैं इसके अंदर जो है इसका डेरिवेटिव निकाल रहा होता हूँ। सेक का डेरिवेटिव निकाला, फिर सेक के अंदर जो होगा उसका भी डेरिवेटिव निकालेंगे। तो ए थीटा प्लस वन, जिसका सिंपली ए थीटा प्लस वन विद रिस्पेक्ट टू थीटा सिर्फ ए आएगा। यानी ये डी एक्स अपॉन डी थीटा आपके पास बराबर हो जाएगा टू ए से मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा सेक ए थीटा प्लस वन। दो दफा है वन और वन, तो ये हो जाएंगे टू। यहाँ टू आ जाएगा। लिखने का तरीका है यार ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, आपकी मर्जी है। और ये आ जाएगा आपके पास टेन ए थीटा प्लस वन। ये मैंने डी एक्स अपॉन डी थीटा का वैल्यू निकाली। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, डी वाई अपॉन डी थीटा। ओके, दो पहले आएगा, दो में एक माइनस होगा, फिर अंदर का डेरिवेटिव टेन का डेरिवेटिव होगा सेक स्क्वायर ए थीटा प्लस वन, और फिर ए थीटा प्लस वन का डेरिवेटिव वो सिंपली ए होगा। यानी पूरी शक्ल इसकी हो जाएगी टू टेन ए थीटा प्लस वन और सेक स्क्वायर, और यहाँ पर ए दे दीजिए, ये ए यहाँ पर टू से मल्टीप्लाई हो गया, सेक स्क्वायर ए थीटा प्लस वन। जरा आप देख सकते हैं टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है, फार्मूला शीट आपके पास मौजूद है, तो डेरिवेटिव वाले चीज में जाके आप देख सकते हैं। अभी दो वैल्यू में से निकाली क्यों है, मुझे तो चाहिए डी वाई अपॉन डी है, जो बराबर होगा डी वाई अपॉन डी थीटा के और डी एक्स अपॉन डी थीटा के। डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, वही डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा। और डी वाई अपॉन डी थीटा मैंने क्या निकाला है, टू टेन ए थीटा प्लस वन सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर ए थीटा सेक स्क्वायर ए थीटा प्लस वन। और इससे मैं डिवाइड करूंगा, ये मैं इसको अलग कर लूं, और इससे मैं डिवाइड करूंगा जनाब डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू जो किसके बराबर है, टू ए स्क्वायर सेक स्क्वायर ए थीटा प्लस वन। और जनाब दूसरा क्या है हमारे पास, टेन ए थीटा प्लस वन। सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल, टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल, टू से टू कैंसिल, और टू के साथ हमारे पास मेरे ख्याल में डी वाई अपॉन डी एक्स में ए भी था, यस मैंने लिखा नहीं, तो ये एक ए से एक ए कैंसिल। यानी इस वाले भाई साहब का सिंपली आंसर आया वन अपॉन ए डी वाई अपॉन डी एक्स का। और फाइनली मुझे क्या फाइंड करना है, ये वैल्यू फाइंड करनी है। ए डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाली है मैंने वन अपॉन ए माइनस बी। अच्छा लेट मी सी, ये बी था, ओके बी आपके पास यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था। ओके जी, मैंने बी मिस कर दिया है जनाब। इसके साथ यहाँ पर जब मैंने ये वाई को करना था तो इसके साथ बी मल्टीप्लाई कर रहा था, तो ये बी यहाँ पर आएगा और बी यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, बी सब में आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर ऊपर बचेगा, ये बी यहाँ पर भी होगा
2ab, तो ये b यहाँ पर बच जाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा a अपॉन b अपॉन a और माइनस b इज इक्वल टू 0। a से a कैंसिल, b माइनस b इज इक्वल टू 0 और 0 इज इक्वल टू 0। उम्मीद करता हूँ ये b वाला स्टेप मैंने वो मिस कर दिया था। ये यहाँ से चलता हुआ आ रहा है b क्वेश्चन, ये b चलता हुआ आ रहा है, खाली यहाँ पर b लगेगा, यहाँ पर भी b लगेगा और यहाँ पर भी आपके पास a b मल्टीप्लाई होंगे, कैंसिल आउट करके आप ये देख सकते हैं और ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी, उम्मीद करता हूँ। चलें दोस्तों नेक्स्ट में मूव कर जाते हैं। ओके जी, एब इनिशियो मेथड सादा अल्फाज में बाय डेफिनेशन प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। भाई अगर मैं फर्ज करता हूँ एफ ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स 1/3 के, तो हमें क्या करना है, हमें डेरिवेटिव लेना है लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, और ये बेसिकली मेरा क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। तो जनाब मुझे एफ ऑफ एक्स प्लस एच फाइंड करना होगा, मतलब एक्स की जगह एक्स प्लस एच, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एच पावर 1/3। चलिए जी वैल्यूज पुट करते हैं और एक लिमिट सॉल्व कर लेते हैं, आंसर बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच हमारे पास बराबर होगा एक्स प्लस एच 1/3 माइनस ये हो जाएगा एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, ओके एफ ऑफ एक्स 1/3 इसकी वैल्यू है। नीचे हमारे पास क्या है एच, बाइनोमियल दोस्तों याद हो, आई होप आपको याद हो, ए प्लस बी पावर एन बराबर होता है ए पावर एन प्लस एन पहले आता है ए एन माइनस वन बी प्लस एन एन माइनस वन ए एन माइनस टू, या 2 फैक्टोरियल होता है या 1 फैक्टोरियल होता है या 0 फैक्टोरियल होता है और चलता जाता है। तो देखिए मैं यहाँ पर अब इसके लिए मैं बाइनोमियल ओपन कर रहा हूँ, लिमिट एच टेंस टू 0 एक्स, यानी बाइनोमियल स्टार्ट कर लेता हूँ। इसने कहा था ए पावर एन यानी ए पावर 1/3, 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, प्लस पावर पहले आएगा और 1/3 पहले आया और ए पर पावर पे एक माइनस होगा, बी को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, नीचे 1 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है 1/3, 1/3 माइनस 1 एक्स 1/3 पे 2 पावर होगा, एच का स्क्वायर हो जाएगा, या मैंने लिखा नहीं, बी स्क्वायर एच का स्क्वायर हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर होता है और ये चलता जाएगा और कहीं आगे जाके माइनस है आपके पास, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट चलता जाएगा। एक्स 1/3 है, डिवाइड में आपके पास आ जाएगा एच, और दोस्तों ये कैंसिल हो गया। और जरा ऊपर नोटिस करो, लिमिट सॉल्व करना है, एच गड़बड़ कर रहा है, जाहिर बात है एच यहाँ 0 पुट करेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा। ऊपर से एच कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ यार, क्या बचेगा 1/3 एक्स 1/3 माइनस 1 दैट मीन्स माइनस के 2/3, ओके एच कॉमन ले लिया 1/3, क्या जरूरत है इसको सॉल्व करने के लिए, इसको भी सॉल्व करने की क्या जरूरत है, क्यों बोल रहा हूँ ऐसा अभी बताता हूँ आपको। यहाँ पर एच हो जाएगा और ये चलता जाएगा जनाब, और नीचे भी हमारे पास क्या है एच, कैंसिल आउट। अब लिमिट अप्लाई करूंगा तो जहां जहां एच होगा वहां मैं 0 पुट कर दूंगा, तो ये एच खत्म और जितने भी एच आगे होंगे वो सब खत्म होते जाएंगे और 0 बनते जाएंगे, और रिमेनिंग क्या बचेगा हमारे पास, खाली ये 1। दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स हमारा डेरिवेटिव जो आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 1/3 एक्स माइनस के 2/3, ये मेरा डेरिवेटिव। चलें जी अगली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास सी है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का सी, जिसमें हमने फाइंड करना है मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन डिफाइंड बाय दिस फंक्शन। अच्छा चले मैं आपको इसकी ग्राफिकल व्यू दिखा देता हूँ पहला, फिर उसके बाद मैं इसका अलजबरा करना सिखाता हूँ आपको, ताकि आप किसी चीज़ का रट्टा नहीं लगाएं और आप देखें लॉजिकली वो किस तरह से वर्किंग हो रहा है। ये मैंने इसका ग्राफ बनाया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस के एक्स क्यूब का ग्राफ।
ये मैं ग्राफ एग्जैक्टली डेरिवेटिव के जरिए भी बना सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो डेरिवेटिव के जरिए भी इसको बना सकता हूँ, बिल्कुल एक्यूरेटली ऐसे और मैं आपको इसको एट दी एंड समझाऊंगा भी हम किस तरह से ग्राफ विदाउट विदाउट एनी सॉफ्टवेयर हम इसको स्टिल बना सकते हैं। सबसे पहले मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज का मतलब क्या होता है। ये जो आपका ग्राफ बना है आपके पास, ऑब्वियसली ये जिग जैग किस्म का ग्राफ आपके पास बन रहा है। यहाँ देखिए, नोटिस कीजिए, -1 पे एक वैल्यू आ रही है आपके पास, और फिर 1 पे एक वैल्यू आ रही है आपके पास। मैं इसको इस वक्त रिलेटिव मैक्सिमम कह सकता हूँ और इसको रिलेटिव मिनिमम। अब रिलेटिव मैक्सिमम या मिनिमम का वर्ड में इसलिए यूज, अब ये जिग जैग किस्म का ग्राफ बन रहा है आपके पास इसी किस्म का, पर ये इस तरह से और ऊपर जा सकता है और इस तरह से ये और नीचे भी आ सकता है आपके पास। तो इस कंडीशन में ये रिलेटिव मैक्सिमम या रिलेटिव मिनिमम कहलाता है। रिलेटिव मैक्सिमम का मतलब मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जब आपके पास एक से ज्यादा मिनिमम या एक से ज्यादा मैक्सिमम होते हैं तो हम करंट कंडीशन में जिस मिनिमम या मैक्सिमम को सोच रहे होते हैं वो हमारा रिलेटिव मैक्सिमम या रिलेटिव मिनिमम होता है। अच्छा, अब इस ग्राफ के जरिए मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ और बेसिकली क्वेश्चन की डिमांड क्या है, चले जी वो जरा आपको समझा दें। सबसे पहले डेरिवेटिव मैं आपके इस फंक्शन का ले रहा हूँ और डेरिवेटिव मेरे पास आएगा 3 - 3 x², और डेरिवेटिव को सेट करना 0 के बराबर। इसका मतलब मैं ये देख रहा हूँ, मैं वो टेंजेंट लाइन देख रहा हूँ जहां पर जिसका स्लोप आपके पास 0 हो, या दूसरे अल्फाज में वो टेंजेंट लाइन देख रहा हूँ जो पैरेलल हो एक्स एक्सिस। अच्छा जी, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 3x² = 3 और x² = 1 और x बराबर हो जाएगा ±1 के। अच्छा, नोटिस कीजिए और ग्राफ को देखिए। ग्राफ से आप नोटिस कीजिए, ये 1 है, ये -1, 1 और -1। आप नोटिस कीजिए 1 और -1 से ग्राफ में नोटिस कीजिए ये जो टेंजेंट लाइन है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। इसका मतलब यहाँ पर इसका स्लोप क्या होगा, 0। और यही मैंने मैथमेटिकली यहाँ पर दिखाया है आपको। 1 या -1 रखेंगे तो स्लोप आपके पास क्या होगा, 0। और स्लोप बेसिकली क्या होता है, डेरिवेटिव बेसिकली क्या होता है, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन होती है, ये स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन। सिमिलरली एक और जगह पर भी आपके पास स्लोप क्या होगा, एग्जैक्टली 0, लाइक दिस वन, -1 में आपके पास। और मैं ग्राफ से क्लियरली देख सकता हूँ x = 1 आपके पास मैक्सिमम वैल्यू देगा और x = -1 आपके पास मिनिमम वैल्यू देगा। तो मैं वो इजीली ग्राफ से देख सकता हूँ, पर ऑब्वियसली हम हमेशा तो ग्राफ बना नहीं सकते, तो हमें एक ऐसा वे चाहिए जिसके जरिए हम देख सकें कि कब मैक्सिमम आएगा और कब मिनिमम आएगा। तो वो मैं वे आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने पहला डेरिवेटिव सेट किया 0 के बराबर, और 0 के बराबर क्यों सेट किया, आपने नोटिस किया ये वो जगह होती है जहां पर ग्राफ आपके पास मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज दे रहे होते हैं, इसी वजह से मैंने इसको 0 के बराबर सेट। अब मैं सेकंड डेरिवेटिव ले रहा हूँ, सेकंड डेरिवेटिव, और सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसका, मेरे पास हो जाएगा -6 है, और मुझे चेक करना है कि 1 या -1। अच्छा, इन वैल्यूज को हम कहते हैं क्रिटिकल वैल्यूज, और किसी जगह पर स्टेशनरी वैल्यूज भी कहलाती हैं। तो क्रिटिकल वैल्यूज भी कहते हैं और स्टेशनरी वैल्यूज भी इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, अगर मुझे चेक करना है कि 1 या -1 ये जो क्रिटिकल वैल्यू है ये हमारे पास मैक्सिमम पर है या मिनिमम पर, तो मैं सेकंड डेरिवेटिव पे पहले 1 पुट कर लेता हूँ और आंसर क्या आ रहा है आपके पास, नेगेटिव। अगर नेगेटिव आ रहा हो इसका मतलब <0 आ रहा हो, तो इसका मतलब है x = 1 आपके पास मैक्सिमम वैल्यू दे, यानी रिवर्स होगा। अगर नेगेटिव तो मैक्सिमम, और आप नोटिस कर सकते हैं x = 1 पे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। सिमिलरली सेकंड डेरिवेटिव में अगला क्रिटिकल पॉइंट जो है -1 और -6 -1, आंसर देख सकते हैं 6 जो है ग्रेटर देन 0। अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही हो तो इसका मतलब आपको मिनिमम, आपके पास मिनिमम आपका मिलेगा, तो ये आपको मिनिमम देगा। सिंपली रिवर्स होते हैं, इसका मतलब x = -1 आपको मिनिमम देगा। अब मैक्सिमम और मिनिमम अगर आपको फाइंड करने तो सिंपल से आप कहाँ पुट कर देंगे, फंक्शन में पुट कर देंगे। अगर आप फंक्शन में 1 पुट कर देंगे तो आंसर आ रहा है
3 1 -1 का क्यूब, और आप देख सकते हैं आंसर 2 आ रहा है, और आप यहाँ देखें आंसर 2 आ रहा है, यानी 1 पर आंसर 2 आ रहा है। तो आपकी मिनिमम जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 2 है। और सिमिलरली अगर आप यहाँ पुट करेंगे फंक्शन में -1, तो वो हो जाएगा आपके पास 3 -3 -1 का स्क्वायर, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 माइनस, दैट मीन्स माइनस, ओके 3, और मैंने यहाँ क्या पुट किया था 3 1 का, ओके उसके साथ 3 भी था, तो सॉरी फंक्शन तो ये है, तो ये 3 नहीं है, यहाँ पर क्यूब है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस ये प्लस हो जाएगा आपके पास। इसको वापस कर लेता हूँ क्लियर तरीके से। आई होप मैंने वहां पर भी उसमें ही पुट की हो 1, यस मैंने उसी में पुट किया। ओके, अब मैं -1 पुट कर लेता हूँ इसके अंदर, तो ये हो जाएगा 3 -1 का क्यूब, तो -1 +1 हो जाएगा, और -2 आप नोटिस कर सकते हैं ये -2 की वैल्यू है, तो यहाँ पर -1 पर -2, तो ये हमारी मिनिमम वैल्यू है। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी ग्राफिकली भी और अलजेब्रिकली भी। अगर आपके पास ग्राफ नहीं बनाना आता कोई बात नहीं, स्टेप नंबर 1 आप डेरिवेटिव लेंगे, स्टेप नंबर 2 डेरिवेटिव को आप सेट करेंगे 0 के बराबर, स्टेप नंबर 3 आप क्रिटिकल वैल्यूज निकालेंगे, स्टेप नंबर 4 आप सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे, और स्टेप नंबर 5 अपनी क्रिटिकल वैल्यूज आप सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करके चेक करेंगे कि आंसर मिनिमम आ रहा है या मैक्सिमम आ रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ गई है। चलिए जी नेक्स्ट में मूव कर जाते हैं। ओके जनाब, पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको तफसील से इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। अब जरा जल्दी जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन को। और आप देख सकते हैं ये जो टाइप है पार्शियल फ्रैक्शन की, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, और प्रॉपर बता चुका हूँ, ऊपर हाईएस्ट पावर नीचे हाईएस्ट पावर जो 3 होगा उससे छोटा है, इसी वजह से ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। और प्रॉपर फ्रैक्शन में ये कौन सी वाली टाइप है, ये क्वाड्रेटिक इररिड्यूसिबल है, क्योंकि ये रिड्यूस नहीं हो सकता, तो ये क्वाड्रेटिक इररिड्यूसिबल है, और लीनियर फैक्टर भी आपके पास। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं, किस तरह सॉल्व करते हैं। अगर आपके पास लिखा होगा 3x² + 5 अपॉन x + 1 एंड x² + 1, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा a अपॉन x + 1 + bx + c अपॉन x² + 1। चलिए जी आगे मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट एलसीएम ले लेता हूँ, 3x² + 5 अपॉन x + 1 एंड x² + 1। तो अगर इसका एलसीएम लूंगा तो कॉमन में एलसीएम आपके पास होता है कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन। इसमें कॉमन कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 कॉमन है आपके पास, और नॉन कॉमन ये दोनों फैक्टर्स हैं, इसका मतलब कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन मैंने रख दिया है। एलसीएम ये होगा, ए के पास हमारे पास जाएगा x + 1 और बी x + c। चलो मुझे इसको इस लाइन को मूव कर देना चाहिए। बी के पास आपके पास जाएगा bx + c इनफैक्ट, तो bx + c के पास आपके पास मल्टीप्लाई होगा x + 1। अच्छा जी, एलसीएम यस कैंसिल आउट हो जाएगा, 3x² + 5 इसके बराबर हो जाएगा a x² + 1 + b x bx + c x + 1। ओके जी, जैसे हम प्रीवियसली करते हुए आ रहे हैं, किसी एक फैक्टर को 0 बना के ए या बी की वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो चलें जी x + 1 को सेट कर रहा हूँ 0 के बराबर, x = -1 हो जाएगा, हर जगह -1 पुट कर देते हैं। a -1 का स्क्वायर +1 b -1
प्लस सी माइनस वन प्लस वन, ऑब्वियसली ये खत्म हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 3, ये प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस 5 इज इक्वल टू ए, माइनस वन का स्क्वायर 1 होगा और 1 और 1 2 हो जाएगा, तो 8 2a, ए की वैल्यू आ रही 4। चलें जी, सेकेंड फैक्टर। अब देखें मैं स्पेशल वर्क कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एक्स की जगह 0 पुट कर रहा हूँ और ए की जगह 4 पुट कर रहा हूँ, स्मार्ट वर्क कर रहा हूँ। अब इससे फायदा क्या होगा, अगर एक्स की जगह 0 पुट करूंगा तो बी खत्म हो जाएगा और ए की जगह 4 पुट करूंगा तो ए चला जाएगा, मतलब ए का एक आंसर आ जाएगा, सिमिलरली सिर्फ सी बच जाएगा और मैं सी की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पुट करूंगा 0 तो ये हो जाएगा 0 प्लस 5 ए 0 प्लस 1 बी 0 प्लस 3 और 0 प्लस 1 और ए की जगह मैं पुट कर लेता हूँ 4 5, तो ये हो जाएगा 4 और सी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और सी की वैल्यू आ जाएगी बस 1। और एक और स्मार्ट वर्क कर लेता हूँ मैं, अब एक्स की जगह 1 पुट कर लेता हूँ, ए की जगह 4 पुट कर लेता हूँ, सी की जगह 1 पुट कर लेता हूँ। देखें क्या फायदा होता है, 3 ए की जगह 1 होल स्क्वायर प्लस 5 ए की जगह 4 1 का स्क्वायर प्लस 1 बी एक्स की जगह 1 सी की जगह 1 और 1 प्लस 1 ओके मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे 8 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 यानी 8 बी प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ बचेगा 0 से 2 को डिवाइड कर सकते हैं, बी प्लस 1 और बी का आंसर आ रहा है -1। और ये तीन वैल्यूज आप यहाँ पुट करेंगे, ए की जगह बी की जगह और सी की जगह, और फाइनली आपकी पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट हो जाएगी। मैंने शॉर्ट तरीके से किया है, बिल्कुल सिंपल तरीके से किया है, आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने बुकिश मेथड यूज नहीं किया है, मैंने क्या किया है इसको और सिंपल किया है, जल्दी आंसर लेके आ गया हूँ और ये तीन आंसर। ओके जी, नेक्स्ट मूव कर जाता हूँ। ओके जी, इंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया है, चलेंगे इंटीग्रेशन कर लेते हैं। कहता है इवेल्युएट इस इंटीग्रेट इंटीग्रल को। ओके, मुझे ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी पड़ेगी दोस्तों। मैं साइन 2x की जगह लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स कॉस एक्स और डिवाइड में हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स है, ओके डी एक्स है और 1 प्लस के 2 साइन एक्स। एक और रेडिकल से बाहर निकलने के लिए एक छोटे से स्टेप और यूज कर लेता हूँ 1 भाई, यहाँ मैं कह दूँ और आपको फार्मूले दिए हुए फार्मूला शीट में। साइन 2x बराबर होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और एक मजे की आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। हाँ, मैं थोड़ा अजीब काम कर रहा हूँ, पर देखिए क्यों कर रहा हूँ उसका रीजन आपके सामने आ ही जाए। ओके, एक्स मैं 1 की जगह लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स और डिवाइड में मेरे पास है साइन स्क्वायर एक्स। और नोटिस करें ए स्क्वायर प्लस बी प्लस 2ab, क्या जनाब ये तो बराबर हो जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर के अपॉन साइन स्क्वायर है, और इंटीग्रेशन चलती जाए और स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा हमारे पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। और आप नोटिस कर सकते हैं मैं एलसीएम अलग अलग कर सकता हूँ, ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। एक साइन से साइन कैंसिल और 1 अपॉन साइन एक्स, जो 3 कॉसेक एक्स के बराबर होता है, और कॉस अपॉन साइन होता है कॉट एक्स और 1 अपॉन साइन बराबर होता है कॉसेक एक्स।
ये मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, सिंपल आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज किए, कुछ भी एक्स्ट्रा यूज नहीं किया। और दोस्तों फार्मूला शीट तो आपके पास है, कोसेक एक्स की इंटीग्रेशन आप देख सकते हैं, मैं आपको फार्मूला शीट पे ले जाता हूँ। ओके, कोसेक एक्स की इंटीग्रेशन आपके पास दी हुई है, और कोसेक एक्स की इंटीग्रेशन तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन अलग अलग कर रहा हूँ। तो कोसेक एक्स की इंटीग्रेशन है ln, ये यहाँ दिया हुआ है, मैं ये खाली ये लिख रहा हूँ। ये वाला देखें, ये वाला, तो ये ln ये बराबर है कोसेक एक्स प्लस बल्कि माइनस कॉट एक्स। ये कोसेक एक्स कॉट एक्स की इंटीग्रेशन है। और जनाब देखें कोसेक एक्स कॉट एक्स कोसेक एक्स कहीं और इंटीग्रेशन नहीं दिया हुआ, तो डेरिवेटिव में आ जाओ यार। और डेरिवेटिव में देखो कहीं लिखा हुआ है कोसेक एक्स कॉट एक्स, तो डेरिवेटिव में मैं देख पा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक में, जनाब ये देखें, ये लिखा हुआ है कोसेक एक्स कॉट एक्स, किसकी डेरिवेटिव है, कोसेक एक्स की डेरिवेटिव। तो मतलब इसका ये रिवर्स हो सकता है, माइनस है, माइनस दे दें, इसका मतलब माइनस के कोट एक्स की इंटीग्रेशन होगी माइनस के कोसेक एक्स, और फाइनली सी आपके पास आंसर आ जाए। यानी कि मैंने सिर्फ ये जो इंटीग्रेशन है, मैंने सिर्फ और सिर्फ वहाँ फार्मूला शीट से देखी है। तो आप भी फार्मूला शीट से देख सकते हैं, कोसेक एक्स की इंटीग्रेशन होती है ln कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, और कॉट एक्स कोसेक एक्स की इंटीग्रेशन होती है फार्मूले शीट से। फार्मूले मौजूद नहीं था पर मैंने डेरिवेटिव के जरिए निकाल लिया। डेरिवेटिव कहता है अगर कोसेक एक्स कॉट एक्स हो तो कॉट एक्स की डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स है, तो भाई माइनस कॉट एक्स की डेरिवेटिव जो होगी कोसेक एक्स कॉट एक्स होगी। मैं जस्ट रिवर्स किया हूँ मैं, और ये मेरा फाइनली आंसर आ गया। इंटरेस्टिंग सी इंटीग्रेशन थी, 6 मार्क्स की इंटीग्रेशन थी, अच्छा खासा काम उसने आपको दिया था इसमें। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ गई होगी। फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए जी नेक्स्ट में मूव कर जाते हैं। ओके, ओके दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा एक इंटीग्रेशन का, उसमें भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो उस पर भी हम जरा डिस्कशन कर लेते हैं, और वो शॉर्टकट क्या है वो शॉर्टकट मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ जनाब। बेसिकली ये है एक आइलेट रूल, रूल तो नहीं है, एक शॉर्टकट बनाया है जस्ट हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को सॉल्व करने का। आइलेट, और बड़ा इंटरेस्टिंग सा रूल है, इसके जरिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, अब मैं क्या बात कर रहा हूँ और क्वेश्चन की डिमांड क्या है, चलिए जी मैं उनको जरा एक अलाइनमेंट में लेके आता हूँ। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज कर सकते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है, जब दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में होते हैं और उसकी इंटीग्रेशन होती है, तो हम पहले फंक्शन जो हमने एफ ऑफ एक्स चूज किया है उसको ऐसे रखते हैं, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन होती है हमेशा माइनस इंटीग्रेशन, जो पहला फंक्शन हमने चूज किया होता है एफ ऑफ एक्स, उसका हम डेरिवेटिव लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं जो दूसरा फंक्शन हमने चूज किया होता है उसकी इंटीग्रेशन के साथ, और फिर इन दोनों के प्रोडक्ट की हम इंटीग्रेशन करते हैं। ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अब आइलेट रूल हमें चूज करने की सहूलत देता है। आइलेट रूल हमें क्या बताता है, हमें बताता है कि आपने क्या एफ ऑफ एक्स चूज करना है और क्या आपने जी ऑफ एक्स चूज करना है। यानी आइलेट रूल आपको हेल्प आउट करता है चॉइस में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके पास क्वेश्चन ले रहा हूँ एक्स ई एक्स, और मुझे इसकी इंटीग्रेशन करनी है, और क्लियरली ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से आपके पास होगा, दो फंक्शन मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आई स्टैंड फॉर होता है इनवर्स
L स्टैंड फॉर होता है लॉगरिथम, A स्टैंड फॉर होता है अलजेब्रिक, T स्टैंड फॉर होता है ट्रिग्नोमेट्रिक और E स्टैंड फॉर होता है एक्सपोनेंशियल। अब जिस ऑर्डर में ये है उस ऑर्डर में आप एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स चूज करते हो। मतलब चले मतलब समझाते हैं आपको। एक्स आपके पास अलजेब्रिक फंक्शन है और ई एक्स आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। आइलेट में जाएं, देखें ए आपके पास पहले आ रहा है, यानी आप एफ ऑफ एक्स चूज करोगे एक्स क्योंकि वो पहले आ रहा है, और ई आपके पास बाद में आ रहा है, तो इसका मतलब आप जी ऑफ एक्स चूज करोगे ई। अब इससे बहुत फायदा होता है, ये फायदा आपको बताते हैं ये फायदा कैसे होता है। चलें, फार्मूले में हमारे पास क्या होता है, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स। एफ ऑफ एक्स को ऐसे रखते हैं, जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं। तो मैं जो चीजें फॉर्मूले रिक्वायरमेंट है वो कर रहा हूँ। ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स होता है, इसका डेरिवेटिव होता है, तो इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। अब मैं वैल्यूज पुट कर सकता हूँ। जनाब मेरे पास क्या है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स मेरे पास एक्स है और जी ऑफ एक्स हमारे पास ई एक्स है। डी एक्स एफ ऑफ एक्स को ऐसे ही रखा तो वो जाएगा, एफ ऑफ एक्स को ऐसे ही रखेंगे तो वो हो जाएगा एक्स। जी ऑफ एक्स इंटीग्रेशन हमने निकाली वो ई एक्स ही है, माइनस इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव वो हमारे पास 1 होता है, और जी ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन में निकाली वो ई एक्स है, डी एक्स है। ओके, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, एक्स ई एक्स और 1 ई एक्स से मल्टीप्लाई होगा, ई एक्स इंटीग्रेशन जनाब वापस ई एक्स ही हो जाएगा प्लस टी, और ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व। यानी ये मेरा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व हो। अगर आप ये चॉइस आईलेट से नहीं करते तो नुकसान क्या होता, चलें वो भी आपको एक्सप्लेन करें। अगर आप आईलेट से चॉइस नहीं करते तो नुकसान क्या होता है, वो भी आपको एक्सप्लेन करते। फर्ज करते हैं आपने आईलेट से चॉइस नहीं की और आपने क्या कह दिया, आपने कहा यार देखो भाई मेरे पास एफ ऑफ एक्स क्या है, ई एक्स है। यानी आपने चॉइस रैंडम की है, आईलेट को यूज नहीं किया। ई एक्स है और आपके पास ये भाई साहब आपने लेट कर दिया एक्स, तो जनाब इसकी डेरिवेटिव होगी, ई एक्स की डेरिवेटिव ई एक्स की होती है और जनाब इसकी इंटीग्रेशन होगी। और अब मैं वैल्यूज पुट करूंगा, यानी एफ ऑफ एक्स अब मेरे पास ई एक्स है और जी ऑफ एक्स मेरे पास एक्स है। इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, तो इंटीग्रेशन किस तरह से होगी, ओके इंटीग्रेशन कैसे होगी। तो एफ ऑफ एक्स आपके पास अब थे ई एक्स, इंटीग्रेशन का आंसर आया था हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ई एक्स का मैं जस्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स का ई एक्स का इंटीग्रेशन सी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 डी एक्स। ये तो सॉल्व हो गया, पर देखें अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आ जाएगा, ई एक्स एक्स स्क्वायर तो ये तो बढ़ता जाएगा और ये खत्म नहीं होगा। यानी अगर गलत चॉइस करेंगे एफ ऑफ एक्स की जनाब और जी ऑफ एक्स की, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपके पास कभी सॉल्व नहीं होगा, वो आपके पास एक्सटेंड होता जाएगा होता जाएगा। तो आइलेट रूल बहुत काम की चीज है, बहुत जबरदस्त किस्म की चीज है आइलेट रूल, और ये आपको बहुत फायदा देती है। चलें जी नेक्स्ट मूव कर जाएं। हाँ, अब यार क्या हमेशा आइलेट रूल वर्किंग कर जाता है, आंसर हमेशा आइलेट रूल्स वर्क नहीं करता, और बहुत स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए वो वर्क नहीं करता, और वो स्पेसिफिक फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो कभी खत्म होते नहीं है। ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स आता रहेगा जितनी बार भी कर ले, कॉस का साइन साइन का कॉस कॉस का साइन साइन का कॉस। तो ये ऐसे फंक्शन है जहां पर आइलेट रूल भी आपके पास वर्कआउट नहीं करता। तो फिर अब यहाँ पर कैसे सॉल्व करें, और आइए अब मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आ जाता हूँ।
यानी इस वाले मेथड में मुझे आइलेट रूल वर्कआउट नहीं करेगा, क्योंकि मैं कुछ भी एफ ऑफ एक्स चूज करूं, कुछ भी जी ऑफ एक्स चूज करूं, कोई फर्क पड़ना नहीं है, कोई फर्क पड़ना नहीं है। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। अब क्यों कोई फर्क नहीं पड़ना, आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। फर्ज करते हैं मैंने एफ ऑफ एक्स चूज किया है ई एक्स इसमें, और जी ऑफ एक्स चूज किया है मैंने कॉस एक्स। अच्छा, अगर आप अलाइट मेथड से करते हैं तो एक्सपोनेंशियल, चलो अलाइट मेथड से कर ले। अलाइट मेथड कहता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आता है, टी पहले आता है, तो चलो एफ ऑफ एक्स वो कर लेते हैं कॉस एक्स, और जी ऑफ एक्स हम लेट कर लेते हैं ई एक्स। ये कर लेते हैं भाई, इससे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमें पता है जो एफ ऑफ एक्स होता है उसका डेरिवेटिव लिया जाता है, तो ये माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, और जी ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन की जाती है, ई एक्स बाई तक ई एक्स रहेगा। अब फार्मूले में एफ ऑफ एक्स मैंने लिया है कॉस एक्स, ई एक्स मैंने लिया है, और जी ऑफ एक्स लिया है मेरा ई एक्स। और देखिए मैं सॉल्व किस तरह से कर रहा हूँ, आप टेक्निक देखिएगा, जस्ट आप टेक्निक फॉलो कीजिएगा। टेक्निक कैसे मैं इसको कर रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स को ऐसे रखते हैं, इसका मतलब कॉस एक्स को मैंने ऐसे ही रखा, ई एक्स की इंटीग्रेशन मैं जस्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूँ फार्मूले में, फिर माइनस इंटीग्रेशन, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस के साइन एक्स, और जी ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन होगी आपके पास ई एक्स डी एक्स। और अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा ई एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल ई एक्स साइन एक्स। नोटिस करो ये वापस घूम फिर के वहीं आ गया, यानी जहां पहुंचा हुआ था वहीं आ गया आपके पास, तो कोई फर्क तो पड़ा नहीं इसको। इसका मतलब ये है कि, और एक दफा फिर भी इंटीग्रेशन करूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखें मैं यहाँ पर क्या काम कर रहा हूँ जिसके जरिए इंटीग्रल सॉल्व हो जाएगा। मैं फर्ज करता हूँ जो मेरा क्वेश्चन है, यानी दिस वन क्वेश्चन मेरे पास क्या है, इंटीग्रेशन ई एक्स कॉस एक्स डी एक्स, इसको मैं लेट कर रहा हूँ आई के बराबर। ठीक है, अब ये मैंने आई के बराबर कहा है, इसका मतलब ये है मैं इसकी जगह अब लिखूंगा आई इक्वल टू कॉस एक्स ई एक्स, या लेट मी राइट इट प्रॉपरली, इट्स जस्ट ई एक्स cos x, okay, then plus integral ex sin x dx। चलिए जी, मुझे यहाँ पर फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपसे कहा कोई फर्क पड़ता तो नहीं है कौन सा ई एक्स, पर वही आइलेट रूल फॉलो कर लेते हैं, पर ये इंटीग्रेशन वर्कआउट नहीं करेगा, आइलेट मतलब एंड अप नहीं होगा, इसके लिए मैं एक और टेक्निक यूज कर रहा हूँ। तो अगेन वही वाला बात हम कर लेते हैं, मैं लेट कर लेता हूँ एफ ऑफ एक्स आपके पास साइन एक्स, और जी ऑफ एक्स में लेट कर लेता हूँ ई एक्स। तो जनाब इसका डेरिवेटिव होगा हमारे पास, वो होगा हमारे पास कॉस एक्स, इसकी इंटीग्रेशन होगी जो वही रहेगी ई एक्स। अगेन मैं फार्मूले पुट कर लेता हूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग फार्मूले की है तो मैं इजीली देख सकता हूँ उसको, कॉस एक्स प्लस, अच्छा ब्रैकेट, जनाब साइन एक्स को ऐसे रखूंगा क्योंकि एफ ऑफ एक्स को ऐसे ही रखते हैं, ई एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास ई एक्स ही है, माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास कॉस एक्स हो जाएगा, ई एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास ई एक्स की होगी, और डी एक्स। अरे यार नोटिस करें, एक मजे की चीज आ गई, पर इसको तो मैंने आई लेट किया हुआ है ना, इसकी जगह तो आई लिख सकता हूँ, यानी फर्दर आई इज इक्वल टू ई एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ई एक्स, माइनस माइनस अपनी जगह रखा, और इस पूरे की जगह मैंने आई लिख, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, इस पूरे की जगह मैंने क्या लिख दिया, आई लिख दिया, और जस्ट मुझे अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो मैं ऊपर से थोड़ा सा यहाँ पर मिटा देता हूँ कुछ स्टेप।
तो ये आई राइट हैंड साइड पे मूव हो जाएगा, आई प्लस आई इज इक्वल टू ई एक्स कॉस एक्स प्लस ई एक्स साइन एक्स। आई आई आपके पास 2i हो जाएगा और ई एक्स यहाँ पर कॉमन आ सकता है, तो पहले साइन एक्स लिख देता हूँ और फिर कॉस एक्स। और जनाब आई किसके बराबर हो जाएगा, ई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2। और आई हमारे पास क्या था, इंटीग्रल ई एक्स कॉस एक्स, यानी मैं इस आई की जगह लिख सकता हूँ इंटीग्रल ई एक्स कॉस एक्स। और देखें जो आपने प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। यहीं तक रखते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।